नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। सबसे पहले खबर लखनऊ से, जहां लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक हुई। सड़क सुरक्षा को लेकर यह बैठक की गई। इसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। दरअसल लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा को लेकर अहम बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक में प्रदेश में बढ़ते सड़क हादसों पर गंभीर चर्चा की गई और कई सख्त दिशा निर्देश जारी किए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर व्यक्ति का जीवन महत्वपूर्ण है। सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतें प्रदेश और देश दोनों के लिए बड़ी चिंता का विषय है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सड़क सुरक्षा को लेकर व्यापक और प्रभावी कार्य योजना तैयार की जाए ताकि हर स्तर पर जवाबदेही तय हो सके। सीएम योगी ने स्पष्ट किया कि स्टंटबाजी, शराब पीकर वाहन चलाना, ओवर स्पीडिंग, ओवरलोडिंग और अवैध वाहनों के संचालन पर सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही अवैध डंपर और डग्गा मार बसों के खिलाफ भी अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यह महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस दौरान सीएम योगी ने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। बढ़ते हुए सड़क हादसों पर चिंता जताई गई है। तो सड़क सुरक्षा को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की ये बड़ी बैठक, हादसों पर सख्त कार्य योजना बनाने के भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। जिस तरह से सड़क हादसे बढ़ते जा रहे हैं, आए दिन लोगों की जान सड़क हादसों की वजह से जाती है। इस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने चिंता जताई है। अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि जो स्टंटबाज हैं, जो डग्गा मार वाहन हैं और जो ओवरलोडिंग और हाई स्पीडिंग है, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, अभियान चलाए जाने चाहिए। और पुनीत मोहन हमारे सहयोगी अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। पुनीत, बढ़ते हुए सड़क हादसे अब चिंता का विषय बने हुए हैं। इसी को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक अहम मीटिंग की। क्या कुछ इस मीटिंग में डिस्कस हुआ? तरीके से उत्तर प्रदेश में सड़क हादसों में बढ़ोतरी हुई थी, उसको लेकर के मुख्यमंत्री लगातार चिंतित थे। मथुरा में जिस प्रकार का हादसा हुआ था, उसके बाद में मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिए थे और लगातार समय समय पर समीक्षा बैठक करते रहते। हालांकि समीक्षा बैठक में जो अधिकारी हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि जनवरी 2026 से अप्रैल 2026 तक 21% की कमी एक्सीडेंट में आई है। लेकिन ये सिर्फ कागजी आंकड़े हैं रिया। हकीकत में मुख्यमंत्री सीधे तौर पर इस बात को लेकर के चिंतित हैं कि प्रदेश में एक एक व्यक्ति की जान की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। ऐसे में सड़क हादसे ना होने पाए, उसको लेकर के अधिकारी सख्त कदम उठाएं। उन्होंने सख्ती से आदेश दिया है कि अब आरटीओ, एआरटीओ मैदान में उतरे, फील्ड में उतरे। और जो सबसे ज्यादा हादसे होते हैं रिया, वो अवैध डंपर, डग्गा मार बसें, ओवरलोडिंग ट्रकें, यही हादसों का कारण बनती हैं। कभी इनके ड्राइवरों से स्टीयरिंग नहीं संभलता और ये कहीं भी जाकर के गाड़ी लड़ा देते हैं, जिससे मोटरसाइकिल या अन्य वाहनों से, छोटे वाहनों से निकलने वाले लोग इस हादसे का शिकार हो जाते हैं। जितनी जिम्मेदारी इन दुर्घटनाओं को रोकने की ट्रैफिक से व्यवस्था की है, ट्रैफिक पुलिस की है, उतनी ही आरटीओ आरटीओ की है। हकीकत तो यह है कि कागजों में जरूर मौसम गुलाबी रखा गया है, लेकिन बांदा क्षेत्र हो, जो खनन के क्षेत्र है, वहां आज भी अवैध डंपर दौड़ रहे हैं, जिन पर आरटीओ और एआरटीओ पूरी तरीके से लगाम लगाने में नाकाम साबित हुए हैं। जिस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री बैठकों में सख्त निर्देश देते हैं कि आरटीओ एआरटीओ को सड़क पर चेकिंग करनी चाहिए, जो डग्गा मार बसें हैं उनको पूरी तरीके से रोकना चाहिए, जो अवैध डंपर हैं उनको रोकना चाहिए, जो ओवरलोडिंग गाड़ियां आती हैं उनको रोकना चाहिए। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल विपरीत है। आप देखिए कि रोजाना सोशल मीडिया पर तस्वीरें सामने आती हैं कि अवैध डंपर ने या डग्गा मार बसों ने या फिर ओवरलोडिंग ट्रकों ने या बसों ने एक व्यक्ति की जान ले ली। इस तरीके की खबरें सामने आती है। मुख्यमंत्री इसी को लेकर के चिंतित है। फिलहाल जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि ट्रैफिक पुलिस एक और जहां हेलमेट और सीट बेल्ट चालान का इत्यादि का ध्यान रखेगी, शराब पी करके जो हुड़दंग करते हैं, स्टंटबाजी करते हैं, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करी जाएगी। अगर बार बार ये क्रिया रिपीट करी जाती है तो लाइसेंस या परमिट जो होता है उसको कैंसिल किया जाएगा। तो दूसरी तरफ आरटीओ एआरटीओ डग्गा मार बसों पर और अवैध डंपरों पर और ओवरलोडिंग गाड़ियों पर कार्रवाई करेंगे। ट्रैफिक पुलिस तो अपना संचालन बेहतर तरीके से करती है, लेकिन आरटीओ एआरटीओ का पूरा सपोर्ट नहीं मिलता है। इसमें भ्रष्टाचार भी शामिल है और सीधे तौर पर लापरवाही भी शामिल है। अवैध डंपर हादसों का मुख्य कारण बनते हैं। जब ये कहीं से खनन करके बेतरतीब तरीके से भागते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों को चोट पहुंचाते हैं। जिस तरह से जो अवैध डंपर है या जो डग्गा मार बसें
बसें हैं, वाहन हैं, उनकी वजह से ज्यादातर सड़क हादसे होते हैं, लोगों की जान जाती है। अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक तो की है, अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं, लेकिन ये दिशा निर्देश धरातल पर कैसे उतरेंगे, किस तरह से इन निर्देशों को लागू करने की तैयारी? देखिए, उच्च अधिकारियों को समय समय पर मॉनिटरिंग करनी होगी और जिस तरीके की खबरें जिलों से सामने आती है जहां ओवरलोडिंग डंपरों ने लोगों की जान ले ली। देखिए, जब कोई बड़ा हादसा होता है तो आरटीओ एआरटीओ पर सख्त कार्रवाई होती। आरटीओ पर तो फिलहाल कार्रवाई ही नहीं होती, केवल एआरटीओ को सस्पेंड कर दिया जाता है या उसका तबादला कर दिया जाता है। जब किसी डंपर से 2 से ज्यादा मौतें हो जाती हैं या कोई अवैध डंपर की वजह से बड़ा हादसा हो जाता है, तब ऐसी सख्त कार्रवाई करी जाती है। लेकिन अगर इन पर लगाम लगानी है तो उच्च अधिकारियों को आरटीओ एआरटीओ के ऊपर विशेष नजर रखनी होगी। विशेष रूप से एआरटीओ परिवर्तन जो गाड़ियों को रोकते हैं, जो चालान करते हैं, जो सीजिंग करते हैं, उनको पूरी तरीके से फ्रीडम देना होगा और दूसरी तरफ से उनको वॉच भी करना होगा कि किसी भी तरीके का भ्रष्टाचार न होने पाए। देखिए, डग्गा मार बसों की बात करें तो राजधानी लखनऊ के आलमबाग नहर चौराहे से दिल्ली के लिए प्रतिदिन कम से कम 200 से ज्यादा डग्गा मार बसें चलती हैं। हालांकि ये आरएसए परमिट पर चलती हैं, लेकिन आरएसए परमिट को अधिकार नहीं होता है कि वो कहीं भी रोक करके सवारी बैठाएं या चढ़ाएं। फिलहाल ये एक बहाना है आरएसए परमिट का। सीधे तौर पर डग्गा मार बसें के पूरे मकड़जाल से इस वक्त उत्तर प्रदेश त्रस्त है। लखनऊ से आपको जयपुर के लिए, मुंबई के लिए, राजस्थान के लिए, दिल्ली के लिए, हरियाणा के लिए और लखनऊ क्या पूरे उत्तर प्रदेश में आपको विभिन्न जिलों से, बिहार से लेकर के आसाम तक की बसें आराम से डग्गामारी करते हुए दिख जाएंगी। जिस तरीके से आरटीओ और एआरटीओ की लचर कार्यशैली है, इसकी वजह से हादसे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री सख्त जरूर है, बिल्कुल, यानी सीएम योगी आदित्यनाथ बढ़ते हुए सड़क दुर्घटनाओं और हादसों को लेकर सख्त हैं। यही वजह है कि अधिकारियों के साथ बैठक की है, कई दिशा निर्देश उन्होंने दिए, लेकिन ग्राउंड पर इसका असर कितना दिखता है, क्या सड़क हादसों में कमी आती है या नहीं, ये देखना जरूरी होगा। आप नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, खबर संभल से है, जहां संभल के चंदौसी से एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला से दुष्कर्म के आरोपी नसीम को पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए चंदौसी सीएचसी में भर्ती कराया गया। आरोपी के पास से बिना नंबर की बाइक, तमंचा और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। घटना 19 मई की रात की है, जब ईंट भट्टे की कोठरी में सो रही महिला के साथ दरिंदगी की गई थी। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी और गंभीर हालत में महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। पुलिस के मुताबिक 20 मई को वाहन चेकिंग के दौरान आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने उसे घायल कर दबोच लिया। पूछताछ में आरोपी की पहचान नसीम, जो कि जमील का बेटा है, उसके रूप में हुई है, जो पहले से ही कई आपराधिक मामलों में वांछित चल रहा है। मामले में आगे की कार्रवाई भी जारी है। चंदौसी की पुलिस की टीम द्वारा चंदौसी टी पॉइंट के आसपास संदिग्ध वाहनों में व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही थी। उसी समय एक व्यक्ति जो है बहजोई की तरफ से जो बाइक से आ रहा था, पुलिस की टीम को देखकर पीछे मुड़कर भागने लगा। पुलिस की टीम द्वारा उसे संदिग्ध मान के पीछा किया गया, जो कि थाना इस्लाम नगर को जाने वाली लिंक रोड पर मुड़ गया। पुलिस की टीम द्वारा उसका पीछा किया गया। आगे चलकर उसने अपनी बाइक रोककर पुलिस की टीम पर हमला किया तथा फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की टीम द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें उस व्यक्ति के दाहिने पैर में गोली लगी है। नाम पता पूछने पर व्यक्ति ने अपना नाम नसीम पुत्र जमील अहमद निवासी गोलागंज चंदौसी बताया है। सतीश हमारे सहयोगी अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। सतीश, जिस तरह से चंदौसी में 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला के साथ दुष्कर्म किया गया था, अब आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है, पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए रिया जी, हम बता रहे हैं, बात की जाए जनपद संभल के चंदौसी कोतवाली क्षेत्र का मामला है। यहाँ पर जो है 3 युवक पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद में एक महिला भट्टे पर उसका पति और महिला चौकीदारी करते थे, जिसको लेकर के महिला के पति से कहा कि तुम मुझे दारू ला दो। जहाँ दारू लेने उसका पति चला जाता है, उस महिला के साथ एक युवक जो मुस्लिम समाज का उसके साथ में रेप जैसी घटना को अंजाम देता है, दुष्कर्म करता है। और उसके बाद में जो है उसका पति आता है तो उसे देखता है खून से लथपथ है, उसे आनंद फानन में उसे पुलिस बुलाई गई और उसे जिला अस्पताल में रेफर किया गया है, जहाँ पर जो उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। इसी को लेकर पुलिस ने 2 टीम गठित की गई थी, जिससे धरपकड़
की गई, तो लेकिन आरोपी का कोई पता नहीं चला। देर रात जब पुलिस चेकिंग के दौरान जब ये आरोपी जो है रास्ते से जा रहा था, तब पुलिस ने रोकने का प्रयास किया गया। तो पुलिस की जो है रोकने के बाद में वो पुलिस से इसने फायर झोंका, जो कि पुलिस की काउंटर फायरिंग में जो है उसके पैर में गोली लगी। आरोपी के लिए गिरफ्तार किया गया। तो आरोपी से पता लगा कि ये आरोपी तो वही है जो महिला के साथ दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम दिया गया था। आरोपी की पहचान की गई, जो कि चंदौसी का रहने वाला है, और जो है आरोपी के लिए गिरफ्तार करके उसे और पूछताछ की जा रही है। जो कि महिला की बात की जाए तो महिला की हालत नाजुक है, जो जिला अस्पताल में भर्ती है। महिला के डॉक्टर ने बताया है कि उसके कहीं ब्लड अभी नहीं रुका है, जो कि 60 साल की महिला है। उसके जो एक पति है, और वो उसने बताया था कि मुझे दारू लेने के लिए भेज दिया गया था, जो कि ये लोग आए और आने के बाद में महिला के साथ सतीश, क्योंकि जो आरोपी नसीम है उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, अब आगे क्या कुछ एक्शन उसके खिलाफ, कौन कौन सी धाराओं में उसके खिलाफ जो है मामला दर्ज किया जाएगा, पुलिस की क्या कुछ तैयारी? देखिए, हम आपको बता दें, बात की जाए जंगल की, जिस तरीके से आरोपी के लिए गिरफ्तार किया गया है और उसे पैर में गोली लगी है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उससे पूछताछ की जाएगी, क्योंकि इस तरीके से कौन कौन लोग थे और ये लोग किसी जो है जिस तरीके से महिला के साथ 60 साल की महिला है उसके साथ में इन्होंने दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम दिया गया थी। बिल्कुल, जिस तरह से पूरा मामला सामने आया, पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कार्रवाई को आगे बढ़ाया। सतीश, आगे ऐसे मामले ना हो, ऐसी लापरवाही ना हो, इसके लिए क्या कुछ अब तैयारी पुलिस विभाग की? ये बता दूं, जिस तरह बात की जाए तो जिस तरह 2 टीम गठित की गई थी, मुख्यमंत्री योगी की पुलिस ने लगातार 24 घंटे के अंदर आरोपी के लिए गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये बताया गया है कि जिस तरीके से उसने भागने का प्रयास किया गया था, उसके पैर में गोली लगी है। और ये भी आगे जा दिया गया है कि इस तरह से कोई भी जिनके संबंध में ऐसा कोई संज्ञान आता है या ऐसा कोई घटना घटती है, तो योगी की पुलिस है 24 घंटे के अंदर ढूंढ लेगी और उसके खिलाफ, यानी जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उसका एक और प्रमाण यहाँ पर नजर आया है, जहां दुष्कर्म का जो आरोपी है उसे 24 घंटे के भीतर पुलिस ने गिरफ्तार किया। सतीश, आप नजर बनाए रखें, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, खबर बिजनौर से है। बिजनौर से एक अहम मामला सामने आया है, जहां नाबालिग युवक विशाल को पुलिस ने कश्मीर से सकुशल बरामद कर लिया। जानकारी के मुताबिक युवक के धर्म परिवर्तन को लेकर परिजनों ने डरा धमकाकर उसे प्रभावित करने के आरोप लगाए थे। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए युवक को कश्मीर से वापस लाकर बिजनौर पहुंचाया। बताया जा रहा है कि विशाल कश्मीर के बांदीपुर, बारामूला और कुपवाड़ा क्षेत्रों में सैलून में काम करता था। फिलहाल पुलिस युवक से गहनता से पूछताछ कर रही है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। दिनांक 18 मई 2026 को थाना कोतवाली क्षेत्र में एक व्यक्ति ने अपने नाबालिग पुत्र को एक अन्य आरोपी द्वारा जम्मू एंड कश्मीर ले जाकर वहां पर उसका धर्मांतरण करा देने की एफआईआर दर्ज कराई थी। इस संबंध में जो पीड़ित युवक है उसे जम्मू एंड कश्मीर से सकुशल बरामद कर लिया गया है और उससे विस्तृत पूछताछ की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अक्टूबर 2023 में वो आरोपी के साथ बांदीपुर गया था और वहाँ पर आजीविका के लिए सैलून में हेयर कटिंग का काम उसके साथ साथ सीखा। उसके बाद वर्ष 2025 में किसी समय वो अन्य जनपद बारामूला में भी उसने जो है सैलून में काम किया। और ताबिश मिर्जा हमारे सहयोगी अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। ताबिश, जिस तरह से जो पीड़ित परिवार है उसने उनके नाबालिग बेटे को, क्या सचमुच ये मामला धर्मांतरण का है? अब जब नाबालिग युवक को बरामद कर लिया है पुलिस ने, क्या कुछ खुलासे हुए हैं? मैं आपको बताना चाहूंगा, पूरा मामला जनपद बिजनौर का है, जहां धर्म परिवर्तन को लेकर बहुत बड़ा मामला सामने आया था। अगर वहां बात करें पुलिस अधीक्षक अभिषेक की, तो लगातार उनकी पुलिस टीम इस चीज की जांच भी कर रही थी। सकुशल बच्चों को कश्मीर से लाया गया है, लगातार उससे पूछताछ चली। अगर बात करें हम परिजनों की, तो परिजनों का लगातार रो रो के बुरा हाल था। पुलिस को इस मामले को लेकर बड़ी सफलता मिली है और बाकी जो मामला है अभी पुलिस उससे पूछताछ कर रही है, कौन इसके पीछे धर्म परिवर्तन के लिए उसको उकसा रहा था। जी ताबिश, क्योंकि जो पीड़ित युवक है, जो नाबालिग है, उसको तो बरामद कर लिया है पुलिस ने, लेकिन जिन लोगों पर आरोप लगा है युवक को बहला फुसलाकर कश्मीर ले जाने का, धर्मांतरण कराने का, दबाव डालने का, क्या उनमें से किसी आरोपी की गिरफ्तारी?
देखिए बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, जनपद बिजनौर में ये लड़का कश्मीर में सैलून का काम करता था। सैलून का काम के साथ साथ इस लड़के ऊपर दबाव बना गया धर्म परिवर्तन को लेकर। अगर बात करें हम पुलिस की, तो पुलिस लगातार उससे पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बाद जो भी इसमें आरोपी होंगे उनको सख्त से सख्त गिरफ्तार किया जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी अब तक क्या कुछ नाम सामने आए हैं? देखिए, लगातार अगर हम बात करें पुलिस की, तो पुलिस लगातार उससे पूछताछ भी कर रही है, परिजनों से पूछताछ कर रही है। जिस आदमियों ने उसका धर्म परिवर्तन किया है उन लोगों से पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बाद ही पूरा मामला पता चलेगा कौन कौन इसमें इन्वॉल्व था। यानी पूछताछ का जो है यहाँ पर इंतजार हो रहा है कि क्या कुछ खुलासे किए जाते हैं। लेकिन ताबिश, जिस नाबालिग युवक को बरामद किया गया है, अभी तक क्या ऐसे और भी मामले हैं बिजनौर में जो सामने आए हैं जहां बहला फुसलाकर नाबालिगों को कश्मीर या अन्य क्षेत्रों में ले जाया जा रहा था, धर्मांतरण कराया जा रहा था, या ये एक लौता मामला? देखिए बिल्कुल, लगातार बिजनौर में मामले सामने हैं धर्म परिवर्तन को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस ने भी एक अच्छा काम किया है, अच्छे खुलासे किए हैं, जिसको लेकर अब भी ये बिजनौर का मामला दूसरा मामला है जिसको धर्म परिवर्तन को लेकर पुलिस ने एक अच्छा काम किया है। और पुलिस ने सकुशल विशाल को बरामद किया है। लगातार पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बाद जो भी इसमें पाया जाएगा उसको गिरफ्तारी पुलिस कहने की बात कर रही है। जी ठीक है ताबिश, आप नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और देखिए, बिजनौर से हम मामला आपको बता रहे थे। आगे बढ़ते हैं खबरों में, और भी खबरें आप तक पहुंचाते हैं। बुलंदशहर से एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है, जहां तेज रफ्तार कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में 2 सगे भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक दोनों भाई प्रमोद चौहान और महिपाल नरसेना थाना क्षेत्र के गांव भड़काऊ के रहने वाले थे और ड्यूटी के लिए दिल्ली जा रहे थे। यहां हादसा रसायना कोतवाली क्षेत्र की राणापुर नहर पटरी पर हुआ, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं हादसे में शामिल कार को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। घटना की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया और पूरे गांव में शोक की लहर है। बुलंदशहर से एक बड़ी वारदात सामने आई है, जहां एक युवक को संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लग गई। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक अज्ञात युवकों पर पहले मारपीट और उसके बाद गोली मारने का आरोप लगाया गया। फायरिंग में युवक के दाएं हाथ में गोली लगी, जिससे वो गंभीर रूप से वहां घायल हो गया। घटना सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के सीमा गांव हसनपुर के पास की बताई जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को तुरंत अस्पताल भिजवाया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। दिनांक 20 मई को थाना सिकंदराबाद पे जरिए डायल 112 एक सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम हसनपुर जागीर में एक व्यक्ति की गोली लगी है। मौके पर जब स्थानीय पुलिस पहुंची तो यह ज्ञात हुआ कि हसनपुर शाहपुर मार्ग पे एक सुनसान जगह है, वहां पे संदिग्ध परिस्थितियों में एक व्यक्ति के हाथ में गोली लग गई है। प्राथमिक उपचार के लिए इस व्यक्ति को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया है। तहरीर प्राप्त करके इसमें अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। सभी पहलुओं की पुलिस जाँच कर रही है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई में प्रचलित है। घटना ये हुई जी, जिम गुजारा, जिम में कोई ऐसी वारदात नहीं हुई। जिम में लौंडा देखो, आगे बाद में आगे गुआरा परशुराम चौक से वहाँ बगीची खड़ी, वहाँ में पहले लठिया मारी, फिर गोली मारी। खोराम की दुकान है काला कुमार की। अच्छा, तो कहाँ लेकर आए हो आप? सिकंदर ले गए हैं सरकारी में। अच्छा, तो डॉक्टर क्या कर रहे हैं? डॉक्टर गोली निकाल रहे हैं जी। पुलिस को सूचना दे दी आपने? हाँ जी, पहले पुलिस को 112 फोन करो। अच्छा, पुलिस मौके पे आ गई? हाँ जी। तो अब तक क्या जांच निकल गई पुलिस ने? भाजी अभी कोई जांच नहीं निकली, अभी तो लौंडा ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, अभी जांच का। नोएडा से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां मारपीट मामले के गवाह अधिवक्ता आशीष शर्मा को जान से मारने की धमकी मिलने का आरोप है। बताया जा रहा है कि आशीष शर्मा को अज्ञात नंबर से कॉल और व्हाट्सएप पर धमकी दी गई। साथ ही ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजकर उनके परिवार को डराने की कोशिश की गई। पीड़ित अधिवक्ता 2023 के एक मारपीट मामले में गवाह है, जिसमें पहले भी कई आरोपियों पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। धमकी मिलने के बाद आशीष शर्मा ने थाना सेक्टर 63
63 में शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल कोतवाली सेक्टर 63 पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और आरोपियों की पहचान की कोशिश की जा रही है। घटना के बाद परिवार में दहशत का माहौल है और सुरक्षा की मांग भी की जा रही है। पुलिस ने जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया है। रायबरेली के सलोन विधानसभा क्षेत्र में लगातार हो रही अघोषित बिजली कटौती को लेकर लोगों का गुस्सा अब जनप्रतिनिधियों तक पहुंच गया है। स्थानीय उपभोक्ताओं और ग्रामीणों की शिकायत के बाद विधायक अशोक कुमार कोरी ने विद्युत विभाग के एसडीओ सुरेंद्र कुमार को फोन कर जमकर फटकार लगाई। बताया जा रहा है कि भीषण गर्मी के बीच घंटों बिजली कटौती और लो वोल्टेज की समस्या से लोग परेशान हैं। इस पर विधायक ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए व्यवस्था सुधारने की भी बात कही है। पूरा मामला डीह पावर हाउस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जहां बिजली संकट को लेकर लगातार शिकायतें सामने आ रही हैं। फोन पर हुई बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद बिजली व्यवस्था को लेकर लोगों में नाराजगी और ज्यादा तेज हो गई। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहें HNN न्यूज।